स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात हम करेंगे कैबिनेट एजेंडास को लेकर, क्योंकि 12 जुलाई को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और शिक्षा विभाग में कई वर्गों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रस्ताव एजुकेशन डिपार्टमेंट से कैबिनेट बैठक में जा रहे हैं। किन किन वर्गों को राहत मिलेगी, इसके अलावा कौन कौन से पोस्ट कोर्स पर चर्चा होने वाली है, बिल्कुल बारीकी से हम आपको जानकारी देंगे। दूसरी बात एनटीटी भर्ती को लेकर भी करेंगे, क्योंकि बड़ा विवाद अब इसमें भी हो गया है। आखिरकार परेशानी कहां आ रही है, जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। देहरा में भी देखिए बड़ा बवाल मचा हुआ है। हालांकि आपने वीडियो देख ही ली होगी। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं होशियार सिंह, उनकी ओर से ही एक वीडियो वायरल की गई है जिसमें वो पुलिस कर्मियों को लताड़ लगा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा विवाद वहां पर ये इस बात को लेकर हो गया है और होशियार सिंह के बाद अब उनकी धर्मपत्नी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आखिरकार क्या कुछ इनकी पत्नी की ओर से कहा गया है और क्यों पुलिस पर होशियार सिंह भड़के हैं, ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तीसरी बात जयराम ठाकुर से जुड़ी करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दिल्ली दौरे पर थे और शिष्टाचार भेंट इन्होंने कुछ बड़े नेताओं से की है और क्या कुछ इनका स्टेटमेंट में कहना रहा है, ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज सुबह तक 42 सड़कें बंद बताई जा रही थी। 121 ट्रांसफार्मर ठप हो गए थे पिछले कल भी, क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद ये दुर्दशा भी कुछ एक क्षेत्रों में हुई है कि जहां ट्रांसफार्मर भी ठप थे, यानी कि बिजली भी गुल हो गई थी और पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी तकरीबन 48 प्रभावित बताई जा रही है। अभी 15 जुलाई तक मौसम खराब रहने वाला है और इस बीच यही हिदायत दी गई है कि जितना हो सके सतर्क रहने की आवश्यकता है और ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर नदी नाले उफान पर होंगे। इसी बीच देखिए, क्योंकि शिमला सिटी में भी कुछ नुकसान भरे मामले सामने आए हैं, बाकी जगहों पर भी हल्के और काफ़ी बड़े भी लैंडस्लाइड हुए हैं। जैसे सिरमौर की बात करें एक बार, फिर वहाँ बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। शिमला में भी कार्ट रोड के समीप गुरुद्वारे के पास सड़क धंस गई है और यहाँ पर पार्किंग का निर्माण चल रहा था, उसी बीच ये हादसा सामने आया है जहाँ सड़क पूरी तरह से धंस गई है, एक डंगा नीचे गिर गया है। सुबह के वक्त वन वे वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था रखी गई थी। देखिए, सर्कुलर रोड के बिल्कुल समीप क्योंकि ये सड़क धंसने का मामला सामने आया है, जिस वजह से अब पूरे सर्कुलर रोड को ही वहाँ खतरा हो गया है और आने वाले दिनों में अगर जल्द से जल्द वहां व्यवस्था ठीक नहीं की जाती है तो पूरे शिमला की ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरी बात कृष्णा नगर की करें तो लोग वहां पर शिकायत कर रहे हैं कि बार बार प्रशासन से उन्होंने ये मांग उठाई कि जो मकान खतरे की जद में है उनकी सुरक्षा के लिए बांध लगा दिया जाए, लेकिन फिर भी उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। पिछली बार कृष्णा नगर में, शिमला सिटी में ही, क्योंकि ये कृष्णा नगर वार्ड है और वहीं पिछले वर्ष बड़ा नुकसान हुआ था। स्लॉटर हाउस पूरी तरह से ढह कर रह गया था और करोड़ों की लागत से इसका निर्माण हुआ था। वहीं 5 मकान लोगों के ढह गए थे। अब उसके बाद बाकी के मकान भी खतरे की जद में हैं, लेकिन अभी तक बांध लगाने का या उन मकानों को सुरक्षित रखने पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर ये मकान ढह जाते हैं, चलिए, क्योंकि खाली भी करवा दिए गए हैं, लेकिन जो इससे पिछली पंक्ति वाले मकान हैं फिर उन पर भी पूरी तरह से खतरा पनपने वाला है। इसी तरह से अगर हम समर हिल की शिव बावड़ी को लेकर बात करें, वहां भी खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि वो रिहायशी इलाका नहीं है, इसलिए प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई उस दिन के बाद जब वहां पर 20 मौतें हुई थी। ये 14 अगस्त को बड़ा हादसा हुआ था, 20 लोगों की जान चली गई थी, मलबे की चपेट में वो आ गए थे। अभी भी नाले में मलबा उसी तरह से पड़ा है, जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो मलबे के नीचे दब गया है और बहुत सारे पेड़ वहां पर झुके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर जाएंगे। ये भी स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत हुई है। हालांकि वहां सिर्फ अगर कुछ हुआ था काम के नाम पर तो यही था कि जो शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक था उसकी मरम्मत की गई थी और इसके अलावा 1 से 2 के करीब पेड़ काट दिए गए थे, जो बहुत ज्यादा खतरा लोगों के लिए पैदा कर रहे थे और जो मलबा था वो शिव बावड़ी वाले सड़क से हटा दिया गया था। इसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ है, बाकी का मलबा वहां उसी तरह से पड़ा है, उसे नहीं हटाया जा रहा है। नाला पूरी तरह से भरी पड़ा है और जो जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत है, उससे भी लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि गर्मियों में या बरसात में वहीं से ये लोग पानी लाया करते थे, लेकिन अब ये मलबे के नीचे आ गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से पीजी परीक्षाओं की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एमए रूरल डेवलपमेंट की काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 16 जुलाई को ये काउंसलिंग होनी है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक काउंसलिंग का समय रहेगा। इसके अलावा एमएससी एनवायरमेंट साइंस की काउंसलिंग भी 12 जुलाई को होगी। इसमें जनरल कैटेगरी में 58 अंक मार्क्स की कट ऑफ
रखी गई है और दस्तावेज ज़रूरी साथ में छात्रों को लाने होंगे। हालांकि वेबसाइट पर भी छात्र अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हैं और बाकी की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिष्टाचार भेंट करने के लिए आज दिल्ली गए थे और वहां इन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। दरअसल ये एक शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है। जब से लेकर अभी केंद्र में नई सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद पहली मर्तबा ही इनकी ये शिष्टाचार भेंट बड़े केंद्रीय नेताओं के साथ हुई है। और बड़ी स्टेटमेंट आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से ये भी दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी टेंडर को लेकर शर्तें तय हो रही है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है। भ्रष्टाचार को सरेआम यहाँ एक तरह से संरक्षण दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। आने वाले समय में शायद ही यहाँ मुख्यमंत्री इन सारी चीज़ों से बच पाएंगे और सभी सवालों का जवाब उन्हें देना चाहिए। जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं, इस पर चुप्पी क्यों उन्होंने साधी हुई है, अगर जवाब देंगे तो ये मालूम हो पाएगा कि वो कितने सच्चे हैं और कितने नहीं हैं। खैर, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आज इनकी ओर से सामने आई हैं। एक तरह से तानाशाही रवैया है मुख्यमंत्री सुक्खू का, पूरी सरकार का ही, ये भी आरोप लगाया गया है। हालांकि जो होशियार सिंह के साथ एक वाक्य सामने आया है कि एक गाड़ी उनका पिछले 10 दिनों से पीछा कर रही थी और पिछले 3 दिनों से हद ही हो गई थी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्टेटमेंट दी है कि तानाशाही रवैया है। अब भाजपा के कैंडिडेट्स को यहाँ तंग करने की कोशिश की जा रही है और भ्रष्टाचार को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। सिर्फ यही काम हो रहे हैं, इसके अलावा ना विकासात्मक कार्य हुए, ना ही बाकी नेताओं का सहयोग किया गया है कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो कार्य कर सके। सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की कोशिश हो रही है भाजपा के नेताओं को भी और भाजपा के कैंडिडेट्स को भी। देखिए, अभी 3 उपचुनाव होने हैं और 10 जुलाई का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम क्योंकि हमारे लिए रहने वाला है। अगला कल है, बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया भी इस दौरान शुरू होगी, लेकिन लाजमी सी बात है उससे पहले पोलिंग पार्टीज़ को रवाना कर दिया जाता है, जो बिल्कुल हो चुकी हैं। अपने अपने बूथ पर पोलिंग पार्टीज़ ईवीएम लेकर पहुंच गई हैं। इनके साथ सीआरपीएफ और पुलिसकर्मी भी रवाना हुए हैं। सुरक्षा के साथ कोई चूक ना हो सके इसके लिए इस बार भी पुख्ता कदम उठाए गए हैं और तीनों ही क्षेत्रों में भारी तादाद में पुलिस की संख्या तैनात की गई है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये पोलिंग पार्टियां और जो पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान हैं ये रवाना हो गए हैं और जल्दी ही कुछ एक अपने बूथ पर अभी पहुंच जाएंगे और बाकी के कुछ एक पहुंच भी चुके हैं। देखिए, हमीरपुर में सबसे ज़्यादा 94 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं मतदान के लिए और वहाँ के लोगों से हम भी अपील करना चाहेंगे कि वो ज़रूर जाए, वोटिंग करें, क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्रों में ये उपचुनाव होने जा रहे हैं और जितना ज़्यादा हिस्सा वहाँ के लोग वोटिंग के लिए लेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतने ही अच्छे नेता आ पाएंगे और एक तरह से नेता भी तभी उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं जब वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये भी एक प्रयास रहता है नेताओं का मनोबल बढ़ाने का जनता की ओर से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के शहीद हवलदार रोहित नेगी का पार्थिव शव मिल गया है और दुखद भरी बात यह है कि 9 महीने बाद इनका ये शव मिला है, जिसके बाद इनके गांव तरांडा में, जो कि इनका पैतृक गांव है, वहां इनका शव लाया गया। जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस वक्त पूरा गांव गूंज उठा था इस नारे के साथ कि रोहित नेगी जिंदा रहे, इनके दिलों में जिंदा रहेंगे और अमर रहे। रोहित नेगी अमर रहे, दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, कुछ ऐसे ही नारों के साथ पूरा गांव गूंज उठा था। हालांकि आपको बता दें कि डोगरा रेजिमेंट में ये रोहित नेगी तैनात थे और कुछ अन्य जवानों के साथ कश्मीर गए हुए थे, वहीं ग्लेशियर्स की चपेट में आ गए थे। कुछ जवानों का शव उस वक्त मिल गया था, कुछ का नहीं मिल पाया था। 4 दिन पहले ही रोहित नेगी का शव मिला है। आज इस पूरे इलाके में एक तरह से शोक भरा माहौल था। अब देखिए, होशियार सिंह पर आना चाहेंगे। आखिरकार क्या वजह रही है जो ये पुलिस कर्मियों पर ही भड़क गए? ये मामला तब सामने आया जब होशियार सिंह अपनी गाड़ी में सवार होकर एक सड़क मार्ग से गुजर रहे थे, लेकिन पीछे से एक और गाड़ी इनका पीछा कर रही थी। और अब होशियार सिंह की ओर से एक वीडियो में ये भी आरोप लगाए गए हैं कि बात सिर्फ 3 दिन पहले की नहीं बल्कि पिछले 10 दिनों से ये गाड़ी उनका पीछा कर रही है। और अगर पुलिसकर्मियों को सरकार उनके पीछे लगाना भी चाहती है तो पुलिस वर्दी के समेत लगाए, इस तरह से सिविल ड्रेस में क्यों लगाया गया? और उन्होंने एक तरह से शॉर्ट्स पहने थे, चप्पल पहनी हुई थी, गाड़ी भी प्राइवेट थी। तो आखिरकार इस तरह की तहकीकात का मतलब क्या है? अगर सुक्खू सरकार चाहती है कि होशियार सिंह पर निगरानी रखी जाए तो पुलिसकर्मियों को यूनिफॉर्म समेत आने देना चाहिए था। हालांकि जब ये वीडियो देखिए होशियार सिंह की ओर से और बाकी लोगों की ओर से वहां पर बनाई जा रही थी तो उसमें उन्होंने इन कुछ एक पुलिस जवानों से ये सवाल पूछा कि ये कौन है, तो इनका कहना था सीआईडी से आए हैं। इसी बीच एक व्यक्ति ने अपने बॉस को भी फ़ोन कर दिया कि हम सीआईडी के ही लोग हैं, आप हमारे
बॉस से बात कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा होशियार सिंह भड़क गए थे और बार बार वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये व्यवस्था है सुक्खू सरकार में, जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उन पर इस तरह से निगरानी रखी जा रही है। पिछले 10 दिनों से उनका पीछा हो रहा है और पिछले 3 दिन से तो हद ही हो गई है। वो जहां भी जाते हैं, जहां भी बैठते हैं, जहां भी खड़े होते हैं, ये गाड़ी साथ साथ ही उनके चल रही है। लेकिन आज ये खुद पर पेशेंस नहीं रख पाए और जब ये अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो पिछली गाड़ी इन्होंने रोकी। और तो और इस बीच काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में भी ये नज़र आ रहे थे। फ़ोन कॉल पर भी जो इन्होंने एक अधिकारी के साथ बात की है उसमें भी काफ़ी रोष पनप रहा था इनकी ओर से। और ये भी इन्होंने कहा कि अगर पुलिस वाले भेजने हैं तो वर्दी समेत भेज देते, ये शॉर्ट्स और चप्पल में इनका पीछा करवाने का आखिरकार क्या मतलब है। अभी इस वीडियो को लेकर ही हड़कंप मचा था कि दूसरी वीडियो जारी हो गई जो कि होशियार सिंह की धर्मपत्नी की ओर से जारी की गई है। इसमें होशियार सिंह की धर्मपत्नी ये कह रही है कि उनकी 2 बेटियां हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू की भी 2 बेटियां हैं, तो कम से कम उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि जैसे उनके बच्चे हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी हैं। अब पूरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जगह जगह उन्हें पुलिसकर्मियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर के बाहर भी पुलिस वाले गाड़ियां लगाकर खड़े रहते हैं। आखिरकार ऐसा होशियार सिंह ने क्या कर दिया है जो इस तरह की तहकीकात उन पर है, इस तरह की निगरानी एक पूर्व विधायक पर रखी जा रही है। यहाँ का माहौल यूपी बिहार की तरह बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन है तो इलेक्शन की तरह ही इसे लड़ा जाए। और इस वीडियो में वो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी नजर आई हैं। उनका कहना है उनके पति परेशान हैं, वो खुद परेशान हो गई हैं, बच्चे परेशान हो गए हैं। जगह जगह उन्हें जांच पड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। पुलिसकर्मियों ने भी पूरी तरह से उन पर निगाह बनाकर रखी हुई है और अब उन्हें बख्शा जाए, उन पर रहम खाए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये भी रोते हुए बात कही गई है होशियार सिंह की धर्मपत्नी की ओर से। अब इसके बाद बवाल और ज़्यादा मच गया है। देखिए, लाजमी सी बात है जब कोई वीडियो में इस तरह से भावुक हो जाए तो यहाँ सिंपैथी वोट्स भी बिल्कुल मिल सकते हैं और नुकसान भी इससे हालांकि सरकार का हो सकता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें होशियार सिंह की, तो जिस तरह से वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस नेताओं की ओर से इसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्यों इस तरह से वो भड़क गए। अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है या कोई चोरी नहीं की है, उनके मन में कोई चोर नहीं है, तो इस तरह से पुलिस कर्मियों को या सीआईडी को अपने पीछे देखते हुए उन्हें भड़कना नहीं चाहिए था। और गोली मारने की चेतावनी भी क्योंकि यहाँ दी गई है होशियार सिंह की ओर से। जो 4 के करीब पुलिस जवान थे जो उनका पीछा कर रहे थे सिविल ड्रेस में, ये भी उन्होंने कह दिया कि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी होशियार सिंह को मिली है, केंद्र ने ये सिक्योरिटी दी है, इसलिए अब ज़रूरत आन पड़ी तो सीआरपीएफ के जवानों से वो गोली भी चलवा देंगे क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ये तो अच्छा हुआ कि सेंटर ने उन्हें सिक्योरिटी दे रखी है, अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी जान पर खतरा बनाता, न जाने उनके साथ क्या हो जाता। होशियार सिंह ने ये शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। उनकी बीवी भी काफ़ी ज़्यादा भावुक नजर आई है। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण का क्या इम्पैक्ट पड़ता है चुनावों पर, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को अभी लिया जा रहा है। और होशियार सिंह की वीडियो वायरल होने के साथ साथ उनकी वाइफ की भी अब यहाँ पर वीडियो वायरल होने लगी है। और अभी कांग्रेस का खास रिएक्शन इस पर कुछ आया नहीं है, लेकिन जो चर्चाओं का माहौल बाजार में है उससे जुड़ी जानकारी ज़रूर हमने आपको दी है। एचआरटीसी कर्मियों की सैलरी कट गई है जिस वजह से रोष इनमें पनपा है। दरअसल इनकी ड्रेस खरीदने के लिए 735 रुपये इनकी सैलरी से काट दिए गए हैं, जिसका ये विरोध जता रहे हैं कि क्या सरकार या एचआरटीसी प्रबंधन खुद से इन्हें वर्दी भी मुहैया नहीं करवा सकता है। इनकी सैलरी से 735 रुपये काटे गए हैं। दूसरी बात इन्होंने ये की है कि अभी स्टाफ की कमी काफ़ी ज़्यादा चल रही है जिस वजह से अतिरिक्त बोझ का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। नाइट और ओवरटाइम की अदायगी भी अभी तक नहीं हो पाई है। लंबे रूट के बाद जो ओडीआर इन्हें मिलती है उसकी भी अदायगी नहीं की गई है। जल्द ही अगर ये भुगतान नहीं होते हैं तो ये आंदोलन करने पर विवश होने वाले हैं। ढंग से बसों की मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है क्योंकि स्टाफ की भी कमी है और पुरानी बसेस ही अभी तक चलाई जा रही है जिस वजह से बार बार दुर्घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो चालक और परिचालकों को जो समस्याएं पेश आ रही थी, इन्होंने उसका समाधान करने के लिए यूनियन के अध्यक्ष बबलू पंडित को कहा है और आश्वासन इन्हें अध्यक्ष की ओर से दिया गया है कि सरकार के समक्ष जल्दी ही ये सभी एजेंडाज रखे जाएंगे जो कि एचआरटीसी कर्मियों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सल कार्टन पर गतिरोध बढ़ गया था। पराला मंडी में ये मामला सबसे पहले सामने आया जहां इसका विरोध जताया जा रहा था, लेकिन आज बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूनिवर्सल कार्टन ही लागू किया जाएगा। 20 किलो की पेटी ही अब
सेब मंडियों में यहाँ पहुँचने वाली है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले कुछ एक बागवानों की ओर से ही शिकायत की जा रही थी कि टेलीस्कोपिक कार्टन की वजह से परेशानियां उनके समक्ष आती है, वो खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, इसलिए यूनिवर्सल कार्टन ही लागू रहेगा। ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए अब कंटिन्यू रहने वाली है। इस फैसले के साथ अब कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। ये समझना होगा उन लोगों को भी जिन आड़तियों की ओर से फिलहाल अभी गतिरोध जताया जा रहा है। दूसरी बात, सेब किलो में ही तोलकर बेचा जा सकेगा। ये व्यवस्था हालांकि पिछले साल लागू कर दी गई थी, लेकिन इस साल भी यही व्यवस्था रहने वाली है। और अब तीसरी बात, टेलीस्कोपिक कार्टन अगर कुछ लोगों ने पिछले वर्ष खरीद भी लिया था तो वो नाशपाती उसमें बेच सकते हैं, लेकिन फल मंडियों में सेब यूनिवर्सल कार्टन में ही पहुंचने वाला है। यहां अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी की जाएगी। एचपीएमसी में ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल एक पीड़ित व्यक्ति की ओर से ये शिकायत की गई है कि आरोपी ने उसे झांसा दिया कि एचपीएमसी में उसकी नौकरी लगवा देगा और इसकी एवज में हजारों भी उससे ऐंठ लिए। लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो गई है, छोटा शिमला थाना में ये कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है और आरोपी को ढूंढने की कोशिश पुलिस की ओर से हो रही है। 4 जिलों में अग्निवीर भर्ती होनी है। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिला के युवाओं के लिए 3 से 9 सितंबर के बीच अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी सेना भर्ती निदेशक शिमला ने दी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवार अपने सिविल दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे, जिसमें 10वीं 12वीं के अंक तालिका होगी। इसके अलावा बाकी के चरित्र प्रमाण पत्र और जो सभी सर्टिफिकेट्स लगते हैं उन्हें साथ लाना जरूरी है। अब देखिए, एंटिटी भर्ती पर आना चाहेंगे। बड़ा पेच इस भर्ती में भी फंस गया है। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से चेतावनी ये दे दी गई है कि ये 18 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन करने वाली हैं और प्रदर्शन इसलिए कर रही हैं क्योंकि एंटिटी भर्ती में 30% कोटा ही इन्हें दिया गया है, जबकि 30 नहीं, इन्हें 70% कोटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये आंगनबाड़ी केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं और अब इनके स्थान पर एंटिटी डिप्लोमा होल्डर्स को रखा जा रहा है। इसी बात से नाराज होकर, इस बात से नाखुश होकर ये एक तरह से प्रदर्शन करने वाली हैं। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आउटसोर्स माध्यम से ये भर्ती हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे और यही कॉर्पोरेशन मैन पावर उपलब्ध करवाएगी। इस बीच सैलरी सिर्फ 10,000 रखी गई है। उसमें भी अगर हम जीएसटी, ईपीएफ और इन सारी चीजों पर गौर करते हैं, 5% कमीशन क्योंकि निजी कंपनी को भी जाएगी सैलरी में से, तो 6,700 या 800 की हकदार ही ये रह जाएंगे। लेकिन लड़ाई काफी ज्यादा हो गई है। एक और वो एंटिटी डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो इंतजार में है पिछले 15 सालों से कि कब प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उन्हें रखा जाएगा। दूसरी ओर अब आंगनबाड़ी वर्कर्स यहाँ सामने आ गई हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स में अधिकतर ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास डिप्लोमा ही नहीं है। दूसरी ओर एंटिटी डिप्लोमा होल्डर्स के पास डिप्लोमा भले ही है लेकिन 2 साल का फिर नहीं है और एनसीटी की गाइडलाइंस में ये स्पष्ट किया गया है कि 2 साल का डिप्लोमा जरूरी होगा। अब फिलहाल क्या कुछ होता है ये देखना होगा इस पूरे मैटर पर ही 18 जुलाई को, क्योंकि भारी प्रदर्शन की चेतावनी इन महिलाओं ने दे दी है। कैबिनेट बैठक देखिए 12 जुलाई को होने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। एजेंडा जिसमें क्या क्या रहेंगे, शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे ज़्यादा प्रस्ताव आने वाले हैं। सबसे पहले हम स्पेशल एजुकेटर्स की बात कर लेते हैं। इन्हें लेकर भी बिल्कुल चर्चा हो सकती है। ये 245 के करीब पद भरे जाने हैं और ये पहली बार मामला भेजा जा रहा है विभाग की ओर से कैबिनेट में। दूसरी बात, जो एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत शिक्षक लाए गए थे उन्हें रेगुलर करने पर भी चर्चा इसमें बिल्कुल हो सकती है। डीपीई को फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर का दर्जा दिया जा सके, ये पदनाम देने पर भी यहाँ फैसला हो सकता है। प्रस्ताव भेजा गया है विभाग की ओर से कैबिनेट को। इसमें दरअसल भर्ती नियमों में क्योंकि बदलाव किया जाना है तो ये भी कैबिनेट में मामला रखा जाएगा। पटवारियों को अब स्टेट कैडर में डाला जाएगा। ये काफ़ी लंबे समय से मामला लटका हुआ है, लेकिन इस बार ये भी प्रस्ताव तैयार होकर भेज दिया गया है संबंधित विभाग की ओर से। जेबीटी और टीजीटी बैच वाइज भर्तियों का मामला भी जाएगा। जेबीटी, टीजीटी और एक पुलिस भर्ती है। इन तीनों भर्तियों में ही भर्ती नियमों में अभी संशोधन होना है। तो ये जो रूल्स में बदलाव होने जा रहा है इस पर चर्चा होगी और एक तरह से मोहर लगेगी कि कितने पॉइंट्स में ये बदलाव होना है, यानी कि कौन कौन सी शर्तें इन भर्ती नियमों में अब बदली जाएंगी। फिलहाल ड्राफ्ट इसके लिए तैयार हो गया है, मंजूरी कैबिनेट बैठक में मिलने जा रही है। पोस्ट कोड 903 और 939 वाला मामला भी बिल्कुल जा रहा है। देखिए पिछली बार ही ये मामला जाना था क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी ने दोनों पोस्ट कोड्स को क्लियरेंस दे दी थी रिजल्ट घोषित करने पर, लेकिन ये इसलिए नहीं गया क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन नहीं हो पाए थे। अब कार्मिक विभाग की ओर से ये दस्तावेज साइन करवा लिए गए हैं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से। अब ये मामला भी बिल्कुल कैबिनेट में जा रहा है। 903 और 939 को जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो अगली प्रक्रिया इसमें शुरू हो पाएगी रिजल्ट घोषित करने के लिए।
पर्यटन विभाग की तरफ से एक रोपवे का मामला भी जा सकता है, संभावना बनी हुई है। ये बहुप्रतीक्षित आदि हिमानी चामुंडा रोपवे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। एक निजी कंपनी के साथ करार चल रहा था जो बीच में रुक गया है। इस करार को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए मंजूरी संबंधित विभाग मांगने वाला है। गग्गल एयरपोर्ट से जुड़ा मसला भी जाने वाला है और भू अधिग्रहण अधिनियम के तहत धारा 15(2) की नोटिफिकेशन नहीं हो पाई थी, जिसमें रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्लान पर आगे काम किया जाएगा, तो इस पर भी चर्चा बिल्कुल संभावित है। पूरी तरह से हमने आपको 8 से 9 एजेंडास बता दिए हैं। शिक्षा विभाग के सबसे ज़्यादा इश्यूज हैं, जिसमें टीजीटी, जेबीटी भर्ती, बैच वाइज भर्ती का मसला भी जाएगा। इसमें भर्ती नियमों में क्योंकि बदलाव होना है। पुलिस भर्ती का मामला भी देखिए जाने वाला है। और इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर्स जो शिक्षा विभाग में रखे गए थे 245 के करीब, क्योंकि पद भरे जाने हैं। ये फैसला दरअसल पहले हुआ था कि पद भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक मोहर इस पर कैबिनेट में नहीं लगी थी, तो ये मामला भी जा रहा है। और एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत जो शिक्षक रखे गए थे उन्हें रेगुलर करने का मामला भी बिल्कुल कैबिनेट में जाने वाला है। इसके अलावा कुछ एक भर्ती नियमों में बदलाव होना है, जैसे कि डीपीई को फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर का दर्जा देना है और भर्ती नियमों में भी यहाँ बदलाव होना है। तो चर्चा बिल्कुल संभावित है और उसके बाद बड़ा फैसला भी निकलकर सामने आ सकता है। हालांकि एक दिन का और इंतजार करना होगा, कल का और परसों का भी। खैर 2 दिन अभी बीच में है, 10 जुलाई और 11 जुलाई, और फिर 12 जुलाई को कैबिनेट बैठक बुला ली गई है। देखिए, बल्क ड्रग पार्क को एक्सटेंशन मिल गई है केंद्र सरकार की ओर से। 1 साल का समय और इसे पूरा करने के लिए दिया गया है। गुजरात के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क का कार्य काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से चल रहा है। इसी बल्क ड्रग पार्क को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में, और उद्योग निदेशक राकेश प्रजापति वहाँ पर गए थे। 1 साल की एक्सटेंशन इसमें और मिल गई है। फिलहाल हिमाचल की एक टीम गुजरात भी भेजी जाएगी, ये देखने के लिए वहाँ कार्य कैसे हुआ और गति को कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए, एक बड़ा ही हैरत अंगेज मामला सामने आया था। ये पेंशन रिवीजन से जुड़ा मामला था, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लताड़ कोर्ट ने लगाई थी। शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और डेप्यूटी डायरेक्टर, इन 3 अधिकारियों को सिविल प्रिजन भेजा जाएगा। ये भी निर्देश जारी कर दिए गए थे कोर्ट की ओर से। हालांकि इससे पहले 10 जुलाई को इन्हें खुद को सरेंडर करने के लिए कोर्ट में कहा गया था। फिलहाल अभी जो शिक्षा सचिव है वो दिल्ली दौरे पर हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की ओर से वहां बैठक बुलाई गई है और इस बात की जानकारी कोर्ट को पहुंचा दी गई है शिक्षा सचिव की ओर से कि वो क्यों नहीं आ पाएंगे अभी, क्योंकि दिल्ली गए हुए हैं, तो खुद को सरेंडर करने के लिए ये नहीं जा पाएंगे। बाकी के 2 अधिकारी बच जाते हैं। पेंशन रिवीजन वाला एक मामला था, इंडिविजुअल केस था एक कर्मचारी का। ये शिक्षा विभाग से जुड़ी ही कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, और जो पेंशन रिवीजन वाले मामले पर जजमेंट सुनाई गई थी कोर्ट की ओर से, उसे लागू नहीं किया गया अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से। और जिसके बाद ना तो पेशी में ये अधिकारी मौजूद रहे और ना ही इनकी ओर से कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि आखिरकार ये पेशी में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इसी बात पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने डिसीजन सुना दिया था कि सिविल प्रिजन इन्हें भेजा जाएगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भी निर्देश जारी कर दिए थे इनके अलाउंस की व्यवस्था करने के लिए। अब इस बीच फिर सुनवाई आई है, अगले कल होने वाली है। निगाहें इस पर रहेगी, आखिरकार सिविल प्रिजन में क्या सच में अधिकारियों को भेजा जाएगा या सिर्फ डराने के लिए ये बात यहाँ कही गई है। अगले कल इस केस पर हर किसी की निगाहें देखिए बनी रहेगी, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े अधिकारी हैं, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और डेप्यूटी डायरेक्टर। जजमेंट इन्होंने समय से लागू नहीं की और बाद में भी पूरी तरह से लागू नहीं हुई वो जजमेंट जो कोर्ट ने सुनाई थी एक इंडिविजुअल केस के मामले में। अब देखिए, एक तरह से इन्हें भुगतना पड़ेगा। हालांकि कल क्या कुछ होता है ये बिल्कुल हम आपको जानकारी देंगे। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।